मैं अमरेश कुमार, आईजी कम PCSC ईस्ट सेंट्रल रेलवे आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे आईजी के पूर्व जहाँ पर योगदान दिया हूँ उसमें ASC में दिल्ली में और दानापुर में, DSC में सोनपुर एवं बनारस में, सीनियर DSC में आसनसोल, सियालदह, हावड़ा में और इलाहाबाद में, और DIG में मैंने मेट्रो रेलवे और सेंट्रल रेलवे में योगदान दिया और उसके उपरांत मैं IG इस सेंट्रल के रूप में आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपके बीच जो टॉपिक मेरा है वो टॉपिक है क्राउड मैनेजमेंट और उसमें भी विशेष कर केस स्टडी कुंभ मेला। कुंभ मेला का आयोजन आज फिर होने जा रहा है 2025 में, इसलिए ये आज बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। ये आज का जो हमारा विषय है यह भारतीय रेलवे में क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित है। इसके लिए हम लोग इसको 3 भाग में विभक्त कर इसको देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्राउड इन इंडियन रेलवेज, फिर हम कंसिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ऑफ क्राउड इसको समझेंगे, और फिर हम इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आज का हमारा विषय है क्राउड मैनेजमेंट उस पर जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्राउड इन इंडियन रेलवेज में हम जो देखते हैं, एक तो डे टू डे क्राउड रहता है। इसमें खासकर जो सबर्बन एरियाज में, बॉम्बे में, कलकत्ता में जो क्राउड्स रहते हैं वो काफ़ी मैसिव क्राउड देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि इनका बिहेवियर पैटर्न रेलवे से बहुत, रेलवे को ये जानते हैं और इनका फ्लो डायरेक्शंस भी ओरिएंटेड है, इसलिए ऐसे क्राउड मैनेजमेंट में डे टू डे में केवल हमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं और इनका मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ रिक्वायरमेंट जो केवल की और ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स पर रखने पर इसको बहुत सरलता से CCTV और बाकी जो हमारे कंट्रोल मैकेनिज्म है उसके माध्यम से हम लोग आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद जो क्राउड आती है हमारे पास वो है स्पेशल ओकेजन्स क्राउड। जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आ जाए या कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा हो कहीं पर, तो उसको लेकर के जो क्राउड्स आती हैं, तो इन सारे क्राउड्स में हम देखते हैं इनके मैनेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें पता होना चाहिए क्राउड कहाँ से आ रही है, किस मात्रा में क्राउड आ रही है, किस दिन आ रही है, और ट्रेन से जाने का पीक आवर्स क्या है इनका, उसके हिसाब से सारा आकलन करते हुए और साथ में लोकल पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन करते हुए हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये भी पता करना होता है कि ये क्राउड, इनका बिहेवियर क्या रहेगा, बिहेवियर पैटर्न इनका क्या है, और इनको कंट्रोल करने के लिए पहले से प्लानिंग बना करके हम इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो क्राउड है वो है एजिटेशन से रिलेटेड क्राउड। ये क्राउड जो है इंडियन रेलवेज में हम लोग जब महसूस करते हैं ये अनसर्टेन क्राउड है, और ये कितने मात्रा में आएगी, किस जगह से ओरिजिनेट करेगी, किस तरह का बिहेवियर पैटर्न होगा इनका, ये भी काफ़ी वेरिएबल्स इसमें होते हैं, जिस कारण से इनका मैनेजमेंट जो है वो हमें बिना प्लान के इनका मैनेजमेंट करना सरल नहीं रह जाता। और इसमें जो है ये आगे हम देखेंगे कैसे इनका मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें हमें बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच, इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया सारे के एनालिसिस के बाद और कंटिन्यूअस डायलॉग इनके साथ करते रहने के बाद ही हम ऐसे क्राउड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में हमें ये भी ध्यान देना होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर ये गैदर होना चाहते हैं, जैसे ट्रैक, रेलवे मूवमेंट को रोकना, तो वहाँ तक इनको पहुँचने नहीं दिया जाए, उसके पहले ही इनको डिसेमिनेट कर दिया जाए, इनको वहाँ तक आने न लेकर इनको डाइवर्ट कर दिया जाए, कंटिन्यूअस डायलॉग प्रोसेस इनके साथ अपनाया जाए, तब इस तरह के क्राउड कंट्रोल होते हैं। उसके बाद जो है ये कुछ गाइडलाइन है, जो स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं कि कैसे हम लोग क्राउड को कंट्रोल करें। उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मैसेजेस हम देते हैं लगातार, जिसमें हम सर्विलेंस भी कर रहे होते हैं, CCTV से मॉनिटर कर रहे होते हैं,
एसेस कंट्रोल हमें रखना पड़ता है ताकि कहीं से कोई भीड़ वो घुस ना जाए उस जगह पर और ऐसे जगह पहुंच ना जाए जहां से उनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग, जितने भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे SIB, जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेलिजेंस हैं, सबसे हमें इंटेलिजेंस गैदर करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट करना होता है जिसमें ये जो एसेस कंट्रोल पॉइंट्स है वो पूरी तरह से चेक हो, और तब जो है हम कंटिन्यूस डायलॉग करते हुए उनके जो जिस बिंदु पर वो इरिटेट कर रहे हैं उसके रियल कॉज को पता लगाकर वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर के, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन को साथ लेकर ऐसे क्राउड को कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद जो क्राउड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ग्रेगेशन जो होता है, जैसे कि कुंभ वगैरह में देखा जाता है। हालांकि ये भी एक ओकेजनल क्राउड है, लेकिन ये क्राउड मैसिव क्राउड रहता है। इस समय में जो तीर्थ करने लोग कुंभ प्रयागराज में आते हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि इनका मैनेजमेंट अपने आप में एक जिगेंटिक टास्क हो जाता है, मेमोथ टास्क हो जाता है। और अगर इसमें थोड़ी भी चूक हुई तो इसके बहुत ज़्यादा कैस्केडिंग परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ओरिएंट करना बहुत ज़रूरी है, प्लान करना बहुत ज़रूरी है, इंटेलिजेंस करना इसमें बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्राउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, बहुत से एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें सडन क्राउड जो है वो आती है और एग्जाम दे करके वापस जाती है। इस समय भी हम लोगों को इंटेलिजेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके आधार पर पहले से रेलवे से बात करके जो एक्स्ट्रा कोचेज, एक्स्ट्रा ट्रेन की व्यवस्था कराना, उसके अलावा इनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर इनके बिहेवियर को कंट्रोल करना, स्ट्रेटजिक डिप्लॉयमेंट करना, ये सारे चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है जिससे कि हम इस तरह के क्राउड को मैनेज करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर क्राउड कंट्रोल ठीक ढंग से ना हो पाए तो उसमें क्या परिणाम होते हैं। तो उसमें जो परिणाम होते हैं वो कुछ परिणाम इसमें दिए हुए हैं। उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले होने लगती है ट्रेन, क्योंकि क्राउड में काफ़ी लोग कुछ छूट जाते हैं जिनके रिजर्वेशन है वो चढ़ नहीं पाते हैं, और क्राउड बहुत घुस जाने के चलते रिजर्व कोचेज में लोग बार बार ACP करने लगते हैं, जिस कारण ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, लोग को बहुत असुविधा होती है। लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज भी देखने में आया है जिसमें कि इतने लोग के चढ़ जाने पर कुछ वैंडलिज्म भी होने लगते हैं, ट्रेन में लोग एक दूसरे से उलझने लगते हैं। क्राउड के कारण जो है कभी कभी एक्सीडेंट भी देखने को आया है, जैसे कि 19 के पहले वाले जो कुंभ हुई थी उसमें क्राउड के गैदरिंग के चलते एक ब्रिज वहाँ पर गिर गया। ब्रिज जो है उस पर से काफ़ी लोग गिर गए थे, जिसके चलते वहाँ पर काफ़ी क्षति हुई थी। इस तरह से बॉम्बे में एक फुट ओवर ब्रिज पर क्राउड के इकट्ठा होने के चलते वो पूरा ब्रिज ही फुट ओवर ब्रिज ही गिर गया था, जिससे काफ़ी क्षति हुई थी। उसके अलावा वुमेन पैसेंजर्स जो होती हैं उनके भी जान माल को नुकसान होने लगता है इतने क्राउड में, वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद पुलिस, जो लोग होते हैं इस क्राउड में, क्राउड की मेंटलिटी बिल्कुल अलग हो जाती है, और उस क्राउड मेंटलिटी के चलते उनका बिहेवियर जो है अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर वो अनरूली क्राउड में बदल जाते हैं, उनका अक्सर कॉन्फ्लिक्ट पुलिस के साथ होने लगता है, जिससे काफ़ी गंभीर क्षति देखने में आती है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स, और ऐसे में क्या होता है कि इतनी भीड़ में जो है क्रिमिनल तत्वों को ही मौका मिल जाता है, वो काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी को वहाँ पर उत्पादित करते हैं, जिसके चलते पैसेंजर्स के काफ़ी सामान की चोरी होते हैं और पैसेंजर्स के को जो है उसके चलते काफ़ी मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। तो ये जो है इस कारण से हम समझ सकते हैं कि क्यों इसका क्या कंसिक्वेंसेज होता है और क्यों इसको रोकना बहुत आवश्यक है, क्यों इसको ऐसे क्राउड को ओरिएंट करना बहुत आवश्यक है। अब आता है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है, अगर हमें पहले से पता है कि इस तरह की क्राउड आने वाली है, अगर हमें इंटेलिजेंस सोर्सों से पता है कि ये क्राउड इस समय इस जगह से जनरेट होगी, तो फिर हम उस इंटेलिजेंस को सोशल मीडिया से, CCTV से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे बात करके उसका नेचर क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है,
क्यों ओरिजिनेट हो रही है, पर्पस क्या है, उनका आने का क्या, किस तरह से वो आएंगे, और वो उनका जो है अगर उद्देश्य पूरा होने के बाद वो किस प्रकार से उनका एग्जिट होगा स्टेशन एरिया से। तो ये सारी चीज़ अगर पैटर्न हमें पता चल जाए तो उसको देख के हम एक बढ़िया प्लान बना सकते हैं। और प्लान अगर जिसमें हम काफ़ी प्लानिंग में भी काफ़ी एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर हम सक्सेसफुली उस क्राउड को हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा आज जो हम आधुनिक युग में हैं तो कई सारे टेक्निकल एड्स हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके सहायता से भी क्राउड को हम मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे साधन हैं, CCTV से लेकर के वो जो मोबाइल हैं, मोबाइल एसेस हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे अत्याधुनिक साधन, संचार साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जब ये हो जाता है, ये दोनों एस्पेक्ट पूरा हमारे हो जाते हैं, तो हमें इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट की ओर जाना होता है और किस किस पॉइंट्स पर एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है, एसेस कंट्रोल करना पड़ता है। और हमें पूरे प्लानिंग के बाद एक स्टेशन सिक्योरिटी प्लान डेवलप करना पड़ता है। स्टेशन सिक्योरिटी प्लान के हिसाब से हमें डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है ताकि सारे एसेस पॉइंट्स कंट्रोल हो और जो क्राउड हो वो रेगुलेटेड और बिल्कुल चैनल होकर के वो निकले। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे में जो भी क्राउड आती है, लॉ एंड ऑर्डर चूँकि स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हमें लोकल पुलिस, GRP, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और RPF सभी को कंधे से कंधा मिला के काम करना होता है और हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत आवश्यक हो जाता है। इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और इस सब का जो सोर्स है, सबका जो की पॉइंट है, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन जितनी तेज़ी से आपके पास आएगा, जितनी द्रुत गति से आएगा और जितना इसको आप जो है ऑथराइज एजेंसियों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिनका की कोऑर्डिनेशन, जिसके साथ कोऑर्डिनेशन आप कर रहे हैं, तो आप एक इफेक्टिव प्लानिंग पर आप आ सकते हैं और फाइनली हम क्राउड मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं। प्लान अहेड, मतलब चूँकि जब हम लोग को प्लानिंग पहले ही करना होता है, तो प्लानिंग के एस्पेक्ट में जो हमें बातें ध्यान में रखनी पड़ती है उसमें है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्राउड। जैसे पहले हम लोगों ने टाइप के क्राउड को आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद होता है आकलन। क्या आकलन है, कितने लोग आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर पैटर्न क्या है उनका, किस तरह का वो आचरण रखते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, सारी चीज़ें अगर हमें पता हो तो प्लान अहेड करने में हमें आसानी होती है। डिप्लॉय स्टाफ एंड डायनामिक एसेस द सिचुएशन, हम लोग को डायनामिकली एसेस द सिचुएशन, तो हम लोग को स्टाफ जो डिप्लॉय करना होता है, इनकी सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के करना पड़ता है। पहले भी हम लोगों ने बताया कि स्टेशन सिक्योरिटी प्लान ऐसे में मस्ट हो जाता है। उसके अलावा हमें किसी भी समय के लिए एक रिजर्व फोर्स, डिप्लॉयमेंट के अलावा भी रिजर्व फोर्स रखना पड़ता है। किसी भी कंटिजेंसी के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है और हमें एक कंटिजेंसी प्लान भी तैयार करके रखनी पड़ती है। उसके साथ साथ हमने कोऑर्डिनेशन की बात पहले ही कर ली है। हमें किसी भी प्लान को अगर हम पूरा करना चाहते हैं, प्लान कैसे लागू होता है, अगर हम मॉक ड्रिल पहले किए रहते हैं तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और मॉक ड्रिल से कोई भी प्लान लागू करने का समय की काफ़ी बचत हो जाती है और बहुत स्मूथ हो जाता है। उसमें जो हिंड्रेंस आने वाली होती है उसका पहले से ही हमें अंदाज हो जाता है और हम पहले से उन सब का ड्रिल करके हम बहुत उससे वर्ष हो जाते हैं उस प्लान से और हमें ये प्लान लागू करने में आसानी होती है। मैनेज मीडिया इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, और इसमें सबसे आज के समय में मीडिया से कोई भी तथ्य छुपा नहीं जा सकता और मीडिया एक ऐसा साधन है कि जो आप अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं उसको पब्लिक के बीच में ले जाती है और साथ में अगर आपसे कोई त्रुटि होती है तो उससे भी पब्लिक के बीच में ले जाती है। तो मीडिया के साथ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन और इससे गलतियों अगर कोई हो रही हो तो उसके सुधार का भी हमें मौका मिलता है और साथ में हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी होता है, जिससे कि लोग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अनुकूल है। इसका भी बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है क्राउड मैनेजमेंट में। उसके अलावा जब भी हम स्टाफ डिप्लॉय करते हैं, सबसे पहले स्टाफ की ब्रीफिंग होनी होती है। उनका उसके अगल बगल जो है केवल ब्रीफिंग से ही स्टाफ का
काम हो जाए ऐसा नहीं है। अगर वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से किसी क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगे हुए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उनको मोटिवेट किया जाए। और मोटिवेशन किसी भी काम को अगर हम कर रहे होते हैं, अगर उसके उद्देश्य के प्रति हमको जागरूक किया जाए, बताया जाए कि हम कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो हमारे कार्य करने की क्षमताओं में वृद्धि होती है। हमें एक प्राइड महसूस होता है उस काम को करने में, और उस काम को हम उतने ही लगन से फिर कर पाते हैं। तो अगर हम बताएं कि आपको किसी भी स्टाफ को कि आप कुंभ जैसे महती आयोजन में सहभागी हैं और आपके प्रयास से काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा, काफ़ी लोग बहुत ही सुगम और सुलभ यात्रा कर रहे होंगे, वो अपने तीर्थ यात्रा को सफल बना रहे होंगे आपके सहयोग से, तो उनका भी मनोबल कुछ होता है। तो पहले उनको मोटिवेट किया जाना, जिस भी स्टाफ को इस तरह की ड्यूटी में लगाया जाना है उनका मोटिवेशन बहुत आवश्यक है, उनकी ब्रीफिंग बहुत आवश्यक है, उनको जिस जगह पर लगाया जाना है उस जगह का ओरिएंटेशन देना बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें इलाहाबाद स्टेशन पर लगाने जा रहे हैं प्रयागराज में, तो हमें उनको बताना होगा कि प्रयागराज स्टेशन में कौन से कौन ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स इस समय में किस तरह के बिहेवियर के लिए चुने गए हैं, और कहाँ से किस तरह के क्राउड को हमें जाने देना है, कहाँ कहाँ से एसेस कंट्रोल किया गया है, कहाँ से अगर कोई क्राउड आ रही है तो उसको बिल्कुल रोकना है, इन नहीं करने देना है, कैसे यूनिट डायरेक्शनल प्लान जो बनाया गया है उसका डायरेक्शंस किधर का है। तो उनको पूरे स्टेशंस और पूरे लोकल एरिया में उनको ब्रीफिंग के बाद उनको एक बार घुमाने से, पूरी तरह से उनको परिचित कराने से, तब जाकर के उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इस डिप्लॉयमेंट को वो जो है अच्छी तरह से इस डिप्लॉयमेंट पर खड़े उतर सकते हैं। तो ऐसा स्टाफ ब्रीफिंग बहुत जरूरी है। मेडिकल असिस्टेंस के साथ साथ जो फायर फाइटिंग असिस्टेंस के लिए भी जो है प्लान होना चाहिए और उसके हिसाब से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अब आता है हमारे पास कि इसका जो क्राउड कंट्रोल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जो कि अभी निकट भविष्य में पुनः प्रयागराज में होने जा रहा है, तो कुंभ मेला एक केस स्टडी। इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें हम जितने भी एस्पेक्ट हैं क्राउड कंट्रोल के, उन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में अगर रखें तो इतना मैसिव ये डिप्लॉय, इतनी मैसिव पब्लिक इसमें, पैसेंजर्स इसमें इलाहाबाद प्रयागराज आते हैं, अगर इसका क्राउड कंट्रोल हम अच्छी ढंग से कर लेते हैं तो ये क्राउड कंट्रोल का इससे अच्छा और एग्जाम्पल नहीं होगा, और सीखने के लिए भी हमें क्राउड कंट्रोल को इससे बढ़िया कोई केस स्टडी नहीं हो सकती है। लगभग 3 से 5 मिलियन पैसेंजर जो है ये 4 स्टेशन जो है प्रयागराज के, उसमें प्रतिदिन ये आते हैं और इन स्टेशनों से वो जाते हैं। इतने मैसिव पैसेंजर्स का आगमन, और वो वैसे पैसेंजर जो कभी भी प्रयागराज में पहले आए हों या न आए हों, कैसे जाना है, कैसे आना है, किस स्टेशन से उनकी ट्रेन आएगी ये पता नहीं है, उनको पता कराना है इतने भीड़ में, और उसके हिसाब से उनके डायरेक्शन को चैनलाइज करना ये कम बड़ा टास्क नहीं है। इसके लिए मैसिव प्लानिंग की जरूरत है। ये हम केस स्टडी के माध्यम से इसको समझेंगे। कुंभ मेला 2019 एट प्रयागराज। कुंभ मेला, इसमें जो हम लोग जो समझेंगे कुंभ मेला ओवरव्यू, मतलब वो टोटल में कुंभ मेला है क्या, चैलेंजेज एंड क्राउड मैनेजमेंट इसके दौरान क्या रहा, जो मैनेजमेंट हम किए वो कैसे किए, इसमें व्हीकल रिक्वायरमेंट्स क्या रहा, इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट क्या रहा, स्टाफ आरपीएफ का जो डिप्लॉयमेंट था वो किस प्रकार का था, आरपीएफ इतने लोग जब आते हैं तो उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। टेंटेटिव अब आप जब हम ओवरव्यू में जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि प्रयागराज में क्या सारे दिन जो प्रयागराज ये जो हमारा जो लगभग 15 जनवरी से स्टार्ट होता है और लगभग 4 से 5 मार्च तक ये पूरा मेला चलता है, तो इसमें पूरे काल में क्या सारे डेट उतने ही महत्वपूर्ण हैं या किसी स्पेशल डेट पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो जब हम पैटर्न देखते हैं कुंभ मेला का तो हमें समझ में आता है कि बाकी दिन भी क्राउड होते हैं, लेकिन वो क्राउड जो है हम अपने डे टू डे वर्क को ध्यान में रखते हुए उसको अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स से भी हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो ये 6 तिथियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इस पर जो क्राउड है बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये स्टेशन में आते हैं पैसेंजर के रूप में, और ट्रेनों से आते हैं और ट्रेनों से ही निकलते हैं। लगभग जितने तीर्थयात्री प्रयागराज में आते हैं उनका लगभग 7 से 8% लोग जो है वो ट्रेन से ही आते हैं और ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे समय में ये 6 तिथि जो मकर संक्रांति के रूप में हम जानते हैं, पौष पूर्णिमा के रूप में हम जानते हैं, मौनी अमावस्या के रूप में जानते हैं,
बसंत पंचमी के रूप में जानते हैं, माघी पूर्णिमा के रूप में जानते हैं और महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। इन 6 तिथियों पर जो है क्राउड मैनेजमेंट करना अपने आप में एक टास्क है, पैसेंजर को मैनेज करना अपने आप में एक टास्क है। और इन्हीं तिथियों को फोकस करके हम लोग प्लानिंग ओरिएंट करते हैं और उसमें भी खासकर मौनी अमावस्या जो है, इस पर जो भीड़ है ये बहुत ज़्यादा क्राउड और मैसिव क्राउड रहता है। अगर मौनी अमावस्या के दिन हमारी व्यवस्थाएं काम कर गई और व्यवस्थित ढंग से काम कर गई तो हम इस पूरे कुंभ मेला को सफल ढंग से आयोजित करने में हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा कि हम इंश्योर कर पाते। अब हम यहाँ देखें कि किस मैग्नीट्यूड का क्राउड कुंभ मेला में आता है। अब कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगता है? तो प्रयागराज में 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। 2019 में जो यहाँ पर कुंभ लगा था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसमें 55 दिनों के इस पूरे मेला के दौरान 155 मिलियन लोग कुंभ में स्नान करने आए और इस 155 मिलियन लोगों में लगभग 7 से 8% लोग रेलवे से इन्होंने सफ़र किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में लोग इसमें रेलवे से सफ़र करते हैं इस समय में। जहाँ तक हज जैसे बहुत बड़े आयोजन जो कि वर्ल्ड विश्व स्तर पर होते हैं, इसमें भी जो क्राउड मैनेजमेंट का लेवल होता है वो 3 मिलियन से 5 मिलियन लोगों का होता है, जबकि कुंभ में हम देख रहे हैं कि 55 दिनों में 155 मिलियन लोग का यहाँ प्रयागराज में आगमन हुआ और उन्होंने होली बात लिया। अब ये हम देखेंगे, मैप देखेंगे प्रयागराज एरिया का, कहाँ से हमारे पास किस किस स्टेशंस पर क्राउड और पैसेंजर्स आते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रयागराज स्टेशन, इलाहाबाद छिवकी स्टेशन, सुबेदारगंज और साथ में हमारा झूसी स्टेशन। तो ये सारे स्टेशन जो हम लोग देख रहे हैं, यही सारे स्टेशन हमारे पैसेंजर्स को कैरी करते हैं। यहीं से पैसेंजर आते हैं और यहीं से पैसेंजर वापस अपने गंतव्य को जाते हैं। अब यहाँ देखना है कि चैलेंजेस क्या होता है। इतने बड़े संख्या में जब क्राउड आती है उसमें हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ये हेवी कंजेशन हो जाता है। महत्वपूर्ण स्टेशन जो जंक्शंस हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाते हैं और क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मल्टीपल एजेंसियाँ इसमें, मल्टीपल एजेंसी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हो, चाहे वो रेलवे की एजेंसी हो, चाहे वो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वो सिग्नल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑर्गेनाइजेशंस हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की इसमें भूमिका हो जाती है और सबके साथ कोऑर्डिनेशन एक महत्वपूर्ण टास्क और जिम्मेदारी हो जाती है। और कोऑर्डिनेशन इसमें महत्वपूर्ण टूल निभाता है मीटिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो है हमारे पास कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे मीटिंग कोऑर्डिनेशनों के बाद हम जिस पर क्योंकि कोई भी कमांड एंड कंट्रोल जो होता है यूनिफाइड होना चाहिए, तो इसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट चरण होता है उसमें यूनिफाइड कंट्रोल स्थापित करना, जिसमें सारे विभाग के लोग उस कंट्रोल में आएँ और इस कंट्रोल से जो दूसरे जो जिला की कंट्रोल या जिला प्रशासन या राज्य सरकार के यहाँ जो कंट्रोल स्थापित हो, वहाँ भी हमारे ऑफिसर और अधिकारी उसको भी मैन करें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन कहीं लिया जा रहा है तो वो डिसीजन यूनिफाइड ढंग से लिया जा सके, सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट से लिया जा सके। इसके बाद जब इतनी क्राउड आती है तो हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना पड़ता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहाँ दबाव पड़ रहा है, उसमें और कैसे वृद्धि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में की जा सकती है, किस तरफ से क्राउड को हमें नहीं आने देना है, तो उसमें हमें सर्वे करना पड़ता है। और उन सारे स्टेशंस में अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से क्राउड आ सकते हैं, ऑथराइज एंट्री पॉइंट्स है या ऑथराइज एंट्री पॉइंट्स भी है जहाँ से क्राउड को नहीं आने देना है, उनको हम लोग को चेक करना पड़ता है।
वहाँ पर हम लोग को बैरिकेडिंग करानी होती है, वहाँ पर हम लोगों को वॉल कंस्ट्रक्ट कराना पड़ता है, और वहाँ पर हम लोग को डिप्लॉयमेंट ऐसा देना होता है कि ऐसे पॉइंट जिससे कि हम नहीं चाहते कि पैसेंजर वहाँ से इन करें और उनका जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट हो, तो वैसे को चेक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना होता है। उसी तरह से बहुत सारे फुट ओवर ब्रिजेस जो हैं वो सकरे होते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर लोगों को का जाना उनसे जो है काफ़ी समस्या हो सकती है। तो कुछ फुट ओवर ब्रिज जो है उसको भी बनाना होता है, उनको वाइडन करना होता है, उनकी मजबूती स्टैंडिंग पर ध्यान देना होता है। उसके अलावा बहुत, चूँकि हमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट पर ध्यान देना होता है, जिधर से जा रहे हैं लोग उधर से ही निकले नहीं, आने वाले लोग अलग रास्ते से आए, जाने वाले लोग अलग रास्ते से जाएं, और किसी भी तरह का उनका क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं हो। इसको देखने के लिए हम लोग एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्लान बनाते हैं। उस मूवमेंट प्लान को सुचारू लागू करने के लिए हमें बहुत सारे इंक्लोजर्स बनाने पड़ते हैं। पहले से उस इंक्लोजर्स में जो लोग आते हैं, जैसे किन्हीं को प्रयागराज से दिल्ली जाना है तो वो किस इंक्लोजर में जाएंगे, कलर कोडिंग के साथ हम बताते हैं कि ये कलर कोड के लोग जो है इस इंक्लोजर में चले जाएं। उसी तरह से अगर किन्हीं को कलकत्ता जाना है तो वो किस इंक्लोजर में जाए, किन्हीं को लखनऊ जाना है तो वो किस इंक्लोजर में जाए, किन्हीं को बॉम्बे साइड जाना है तो उनके लिए कौन सा इंक्लोजर बना हुआ है, और उसका कलर कोडिंग क्या है, इसका पूरा अनाउंसमेंट, इसका पूरा पेपर के माध्यम से प्रचार, ताकि जो लोग आ रहे हैं किस गेट से उनको इंटर करना है, उस गेट में भी वही कलर कोडिंग हो जिस गेट की जिस तरफ से वो इन कर रहे हैं, ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो, उनको गाइड करने के लिए वॉलंटियर्स हों वहाँ पर। तो इस तरह के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने होते हैं, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए इसके लिए भी गाइडलाइन, इसके लिए भी प्रचार, इसके लिए भी जो है हमें लगातार अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से उनको बताना पड़ता है पैसेंजर्स को। और इसके साथ साथ क्लोज मॉनिटरिंग फ्लो का करने के लिए किस तरह का ड्रिल होना चाहिए, किस तरह का रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्लोज मॉनिटरिंग के लिए, और उसके लिए जो किस किस तरह के इक्विपमेंट का हम लोग सहारा लेते हैं, ये भी एक महती चैलेंज है। और इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ इतने बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट होने पे जो स्टाफ आते हैं, वो स्टाफ का खुद का कैसे वो रहेंगे, कैसे वो अपने ड्यूटी को अंजाम देंगे, तो उस कैसे अगर कोई स्टाफ सहूलियत से नहीं रह पा रहा है तो उसके ड्यूटी डिप्लॉयमेंट पर अगर हम ड्यूटी लगाएंगे भी तो वो उतनी उत्साह से काम नहीं कर पाएंगे। इस कारण से उनका वेलफेयर भी देखना, उस समय में वो उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, वो अपने स्थान से ऐसे जगह रहना जहाँ से कि अगर ट्रांसपोर्टेशन वो इतने नज़दीक रहें कि ट्रांसपोर्टेशन ऐसे दौरान कई जगह पर रोक दिया जाता है जिला प्रशासन द्वारा, तो बिना ट्रांसपोर्ट के भी लोग अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर जा सकें। इतने करीब उनका जो सेल्फ जहाँ पर वो उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, इतने करीब कराना होता है ताकि वो अगर बिना ट्रांसपोर्ट उनके साथ नहीं उपलब्ध हो तब भी वो आसानी से अपनी ड्यूटी को कर सकें। और अगर उनके वेलफेयर का हम अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं तो उतने ही मोटिवेटेड ढंग से काम करते हैं। इसके साथ साथ जो स्टाफ यहाँ पर चैलेंजेस में एक बार है कि जो स्टाफ हमारे पास कुंभ के दौरान आते हैं, उनका कुंभ के बारे में ज्ञान और कुंभ में उनको क्या करना है इसके बारे में, क्या उनको करना है, क्या डूज होगा, क्या डोंट्स होगा, कुंभ के जिस इलाके में वो काम करने जा रहे हैं उस इलाके में से वो परिचित हैं या नहीं है, क्योंकि सब बाहर से स्टाफ आते हैं उस दौरान में, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग की व्यवस्था कराना, साथ में उनको इसके लिए मोटिवेट करना, और मोटिवेट करने के साथ साथ उनको उस पूर्ण कुंभ के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, पैसेंजर के साथ किस तरह बिहेवियर रखना है, और कौन से ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है जिनको गाइड करते समय उनको किस किस बातों का ध्यान रखना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग, साथ में उनको फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग ये देना, ये उस समय चैलेंज है। अब है कैसे हम इसको क्राउड को कंट्रोल करते हैं। मेले के दौरान भीड़ के आंकड़े हैं तो सभी संबंधित एजेंसियों से तालमेल बनाकर भीड़ को कंट्रोल करते हुए मूवमेंट करना सुनिश्चित कराना होता है। ढांचागत बाधाओं को समय से पूर्ण कर सुनिश्चित करना होता है, और मेले के दौरान भीड़ का आधुनिक तकनीक के माध्यम से क्लोज मॉनिटरिंग किया जाए जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए हम लोग एक कंट्रोल बनाते हैं जिसको कि हम उस कंट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी सीसीटीवी के फुटेज जो सड़कों की होती हैं या कुंभ एरियाज की होती हैं वो भी हमारे कंट्रोल में आती हैं। हमारे कंट्रोल में जिस तरह से हम ट्रेनिंग संचालित कर रहे हैं
उसकी जो वीडियोस हैं, उसके जो क्राउड की स्थिति है, वो भी जिला प्रशासन के कंट्रोल में और राज्य प्रशासन के कंट्रोल में उसका भी एक लिंक जाता है। और हमारे यहाँ जो नार्दर्न के जो स्टेशंस पड़ते हैं प्रयाग में और जो NER के स्टेशन पड़ते हैं प्रयाग में और हमारा जो स्टेशन है, इन सभी के भी चारों स्टेशंस के जो पड़ते हैं NCR के, उनके भी सारे फीड उस कंट्रोल में आते हैं। तो एक मैसिव कंट्रोल और CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम हमें स्थापित करना होता है, जिसके माध्यम से पूरे कोऑर्डिनेटेड वे में हम इस पैसेंजर फ्लो को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए अब हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कुंभ का आयोजन किस प्रकार से किया गया, और उसमें आपको देखने से ये लगेगा कि कुंभ के आयोजन के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसकी एक झलक आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कुंभ एक सुखद अनुभव। 15 जनवरी 2019 को प्रयागराज के पावन तपोभूमि पर आरंभ हुई आस्था, विश्वास व अध्यात्म की अलौकिक यात्रा एक सुखद अनुभूति के साथ महाशिवरात्रि के स्नान के साथ संपन्न हुई। रेलवे आवागमन का एक प्रमुख साधन होने के कारण कुंभ मेले में लाखों यात्री रेल के माध्यम से तीर्थराज प्रयाग की धरती पर पधारे। संगम तट सैकड़ों एकड़ में फैला परिक्षेत्र है, परंतु रेल परिसर तथा प्लेटफॉर्म एक सीमित व निर्धारित स्थल है, जहां लाखों यात्रियों का एक साथ आना व जाना तथा उन्हें सुरक्षित उनके गृह निवास प्रदेशों में पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। लाखों करोड़ों के भीड़ को रेलवे परिसर, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज पर नियंत्रित व सुरक्षित करते हुए उन्हें दिशाओं की गाड़ियों में सुरक्षित बैठाना एक चुनौती थी, ताकि पर आने वाले यात्री कुंभ स्नान के पश्चात सुरक्षित व सुखद अनुभूति के साथ अपने अपने घरों को पहुंच सके। रेलवे सुरक्षा बल को इस महायज्ञ को संपन्न कराने की जिम्मेदारी महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल श्री अरुण कुमार तथा प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त तथा वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त इलाहाबाद मंडल के कुशल नेतृत्व में यह महाआयोजन सफलतापूर्वक सुरक्षित संपन्न हुआ। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक व्यापक योजनाबद्ध रणनीति बनाई गई। निरीक्षक PK ओझा को संयोजक बनाते हुए उनके साथ निरीक्षक SN पाटीदार व उनके साथ 17 सदस्यों का एक लाइजन टीम का भी गठन किया गया। आधुनिकतम संसाधनों का प्रयोग बेहतर प्रबंधन के लिए किया गया। भीड़ प्रबंधन के लिए कई दौर के मॉक ड्रिल भी किए गए। बल सदस्यों के कुशल व दक्ष व्यवहार के संबंध में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया। कुंभ एक अवसर है वर्दी का सम्मान बढ़ाने का। कुंभ एक अवसर है रेलवे सुरक्षा बल की नई पहचान बनाने का। कुंभ एक अवसर है भारतीय रेल का मान बढ़ाने का। भूले भटके यात्रियों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। पहली बार ड्रोन कैमरे के माध्यम से सभी प्रकार की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया। आश्रय स्थलों से यात्रियों को बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन टीम तैयार की गई। 2019 कुंभ की तैयारी को लेकर बाड़ा ऑपरेशन में छोटे छोटे कॉर्डन में उसको डिवाइड किया। उसके बाद जब हमने बाड़ा ऑपरेशन किया तो एक सेंटर लॉक बनाकर सभी यात्रियों को छोटे छोटे कॉर्डन बनाकर सकुशल निकाला। इसके लिए हमको वास्ट टावर सेंट्रल कमांड सिस्टम से दिशा निर्देश मिलते रहे। प्रत्येक सेक्टरों में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल की रिजर्व टीम की तैनाती की गई। मुख्य स्नान दिवसों एक दिन पूर्व तथा 2 दिन बाद तक मूवमेंट प्लान अमल में लाया गया। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ के अनावश्यक दबाव को नियंत्रित भी किया गया। 4 फरवरी 2019 प्रमुख शाही स्नानों में दूसरे प्रमुख शाही स्नान मौनी अमावस्या, जिस दिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और इस दिन संगम क्षेत्र से लोगों का खत्म नहीं होने वाला रेला इलाहाबाद जंक्शन की ओर लगातार आ रहा था। लाखों की संख्या में लोगों का आना 72 घंटे बिना रुके बना रहा। जहां सिर्फ
लोग ही लोग नजर आ रहे थे। रेलवे के लिए यह एक अग्नि परीक्षा थी। रेलवे सुरक्षा बल का प्रत्येक बल सदस्य पूरी मजबूती के साथ डटा रहा। रेलवे सुरक्षा बल के कठिन परिश्रम से मेले का सबसे चुनौतीपूर्ण समय बिना किसी घटना के शांतिपूर्वक निकल गया। कई ऐसे अवसर आए जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों ने कुंभ यात्रियों को उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। कुंभ 2019 को सुरक्षित व सुगम बनाने में रेलवे सुरक्षा बल के भगीरथ प्रयास को कभी भूला नहीं जा सकता। यही तो था दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ तथा कुंभ सेवक रेलवे सुरक्षा बल। अब रेलवे सुरक्षा बल की एक नई पहचान बनाएंगे। कुंभ यात्रियों की रक्षा में समर्पित हम हो जाएंगे। टीम आरपीएफ, टीम कुंभ नारे को हम दोहराएंगे। रेलवे सुरक्षा बल की नई पहचान बनाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल। जो हमारा मुख्य कार्य प्रारंभ होता है कि स्टेशंस पर बिना रस को कैसे कंट्रोल किया जाए, पैसेंजर फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब चूंकि हमने पहले से प्लानिंग कर रखा है तो हमें ये पता है कि मौनी अमावस्या के दिन क्राउड का एक्सपेक्टेशन लेवल क्या होगा। उसके हिसाब से हम लोग ये जो जितने भी स्टेशन हैं प्रयागराज के, उन सारे स्टेशंस पर क्राउड की कितनी संख्या आती है इसका भी आकलन पूर्व में ही कर चुके होते हैं, जिसके माध्यम से चूँकि ये सारे जो पैसेंजर्स हैं इनको रेगुलर ट्रेन के माध्यम से हम नहीं इनको गंतव्य तक पहुंचा सकते, तो हम लोग ऐसे परिस्थिति में स्पेशल ट्रेन को यहाँ पर देते हैं। और ये स्पेशल ट्रेन जो है इनकी जो फ्लो रहती है ये कम से कम 3 से 4 ट्रेन जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। 1 घंटे के भीतर कम से कम हमें 3 से 4 ट्रेन निकालने होते हैं, तब इस तरह के क्राउड को हम मैनेज कर सकते हैं। और लगभग जो स्पेशल ट्रेन की संख्या है वो इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे स्टेशन पर कुंभ के दौरान खासकर मौनी अमावस्या के दिन 120 तक स्पेशल ट्रेनों की संख्या हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का क्राउड होता है। लगभग हमें हर घंटे 10,000 क्राउड को निकालना होता है। और कुंभ के मौनी अमावस्या के दिन कुछ पीक आवर्स करीब जो 5 से 7 घंटे का होता है, 2 बजे से लेकर के 9 बजे शाम तक का, इस समय में जो पैसेंजर फ्लो होता है वो प्रति घंटे 14,000 से भी ऊपर का हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमारे जो शेल्टर्स बनाए होते हैं वो भी ओवरफ्लो होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो हम लोग स्पेशल ट्रेन देते हैं इसके अलावा भी हमें और मैसिव अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें हम और जो कोचेज जनरल ट्रेन की भी कोचेज होती हैं उसमें ऑगमेंट करते हैं, कोचेज लगा करके उसमें बहुत सारे मतलब स्पेशल व्यवस्था करके, ताकि उसमें हम और पैसेंजर्स को ले जा सकें। हम लोगों को एडिशनल स्टॉपेज, चूँकि इतनी भीड़ चढ़ती है तो जो रेगुलर ट्रेन की जो स्टॉपेज है या स्पेशल ट्रेन की जो स्टॉपेज है उसमें भी उनको कुछ देर वहाँ पर और लोग के भीड़ के हिसाब से स्टॉपेज दिलवाने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा वो बहुत सारी ट्रेनें जो किसी अन्य स्टेशन पर नहीं उतरती हैं और यात्री को आगे जाने में अन्य स्थानों पर भी उतरना पड़ता है, तो वैसे जगहों पर, छोटे छोटे जगहों पर भी स्टॉपेज दिलाना होता है। उसके अलावा ऐसे जो भीड़ होती है उसके लिए डायरेक्शनल मूवमेंट प्लान बना होता है, जो कि शेल्टर्स से निकाल करके उनको पर्टिकुलरली अगर हमें इलाहाबाद से ये प्रयागराज से दिल्ली की तरफ जाना है तो उस शेल्टर से हम लोग ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन में उनको बहुत ही सेफ उनको एग्जिट दे करके उनको एक पर्टिकुलर फुट ओवर ब्रिज से जो उनके निर्धारित हो उससे ले जा करके ट्रेन में उनको जो स्टाफ लगे होते हैं डिप्लॉयड करते हैं प्लेटफॉर्म पर, बहुत सेफली उसमें उनको चढ़ाना होता है। और ये डायरेक्शनल मूवमेंट जब एक डायरेक्शन के लिए ट्रेन में हो रहा होता है उस समय ये ध्यान दिया जाता है कि दूसरी डायरेक्शन का कोई मूवमेंट न हो, और पैसेंजर अगर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है तो उनके एग्जिट का मार्ग बिल्कुल अलग हो इस डायरेक्शन से, ताकि कहीं से भी क्राउड क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं करे। इसके अलावा हम जो है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेन से आते हैं
और उनको अच्छी सुविधा मिले तो बस से भी निकल सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग बस से आते हैं, ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। तो किस तरह से पैसेंजर्स जो है उनका पैटर्न क्या है, किस समय उनको कन्वीनियंट है कहीं से ट्रेन पकड़ना, किस समय उन्हें बस कन्वीनियंट है। तो सारे जो स्टेट ट्रांसपोर्ट से लेकर अपने जितने भी एजेंसीज हैं ट्रांसपोर्ट की, सभी के बीच समन्वय भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन वाइज पैसेंजर सेंटर्स, तो इस पर हम एक आगे भी बृहद चर्चा करेंगे जब उसमें से पैसेंजर्स का जो मूवमेंट है उसकी एक झलक दिखाया जाएगा वीडियो से आपको, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस जो डायरेक्शन वाइज जो पैसेंजर सेंटर्स बने होते हैं उनसे किस प्रकार सेफली पैसेंजर्स को निकाल करके ट्रेनों में बैठाया जाता है। हम लोग यहाँ ये भी ध्यान देते हैं कि पैसेंजर्स जो है हमारा स्टेशन सिक्योरिटी प्लान लागू हो और कोई भी डायरेक्ट एंट्री स्टेशन पर पैसेंजर्स की ना हो। इसके लिए हम लोग जो भी स्टेशन सिक्योरिटी प्लान के जो एसएस कंट्रोल पॉइंट्स हैं वहाँ जो ऑफिसर स्टाफ लगे होते हैं उनको बिल्कुल ब्रीफ किया जाता है ताकि बिल्कुल कंट्रोल मैनर में ही डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ना पहुँचे लोग, वो हमारे जो बनाए हुए गेट्स हैं उनके थ्रू प्रॉपर सिक्योरिटी और चेक्स के साथ ही वहाँ पर हो जाए। इसी में हम नॉमिनेटेड गेट से जो है पर्टिकुलर डायरेक्शंस में एंट्री देते हैं। कलर कोडिंग किया जाता है जिससे कि पर्टिकुलर सेंटर्स में लोग पहुंच जाए। गाइडेड एंड एस्कॉर्टेड इवैक्यूएशन ऑफ फुल ट्रेन लोड पैसेंजर ऑन ट्रेन अराइवल। अगर कोई ट्रेन अराइव करती है तो किस डायरेक्शन से उन्हें निकलना है, कैसे उनका फ्लो होगा, इसका ही पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि जो आने वाले जो पैसेंजर्स की मतलब क्राउड है उससे जाने वाले पैसेंजर की क्राउड एक साथ कभी भी क्रिस क्रॉस नहीं कर पाए। जो होल्डिंग एरियाज का जो प्लान होता है उसमें जो मुख्य बिंदु ध्यान देने के होते हैं वह है कि कुंभ मेला 2019 दिशा निर्देश हेतु प्रयागराज स्टेशन पर मल्टीपल वाच टावर में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, सिविल पुलिस एवं रेलवे के अन्य विभागों के अधिकारियों की तैनाती 24 घंटे सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो है इसको सुनिश्चित किया गया और इसके द्वारा जो है ये मॉनिटर किया गया कि किस तरफ से जो है सेंटर्स का मूवमेंट कब हो, कब उस सेंटर का मूवमेंट स्टॉप होकर दूसरे सेंटर का मूवमेंट हो, कब स्पेशल ट्रेन उस डायरेक्शन की जिसमें जाना है आई प्लेटफॉर्म पर लगी और उसी डायरेक्शन में जाने वाले सेंटर से वहाँ मूवमेंट करा के ट्रेन में भेजा जाए। इसके लिए ये कंट्रोल मूवमेंट बहुत ज़रूरी था और कंट्रोल के थ्रू इसको मॉनिटर किया गया। मेले में आने वाले श्रद्धालु स्नानार्थियों की भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से सकुशल अपने गंतव्य को पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशन प्रयागराज के सिटी साइड से प्रवेश द्वारों को संकेत हेतु क्रमशः अलग अलग रंगों के माध्यम से चिन्हित किया जाए, तो इसको चिन्हित किया भी गया ताकि गाड़ियों की प्रतीक्षा हेतु श्रद्धालुओं उनके लिए बनाए गए क्लोजर्स में आसानी से लोग प्रवेश कर सकें और इन इनक्लोजर्स में बनाए गए टिकट काउंटर से वो टिकट भी इन्हीं इनक्लोजर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि इन्हीं इनक्लोजर्स में उनके लिए टिकट लेने की व्यवस्था की गई थी ताकि उनको कहीं और नहीं जाना पड़े और साथ में उनके पानी से लेकर खान पान की व्यवस्था भी इनक्लोजर्स में की गई थी। लाइटिंग से लेकर के पंखे से लेकर के जितनी भी सुविधाएं पैसेंजर्स के लिए चाहिए उन सबको इसमें प्रोवाइड कराया गया था। प्रवेश एवं निकास द्वारों पर सुरक्षा की दृष्टि से सिविल पुलिस, जीआरपी, रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ शिफ्ट वाइज 24 घंटे तैनात किए गए और श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया। सिविल लाइन साइड आपातकालीन सेवा हेतु चिकित्सीय टीम और संबंधित सभी आवश्यक सामान जैसे एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, व्हील चेयर, फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयाँ आदि पूरे मेले के दौरान 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहने हेतु अलग अलग व्यवस्था की गई। साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु बनाई गई सभी टीमों संबंधित सामग्रियों में वहीं पर तैनात किए गए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके लिए एक अलग प्लान बनाया गया और उस प्लान को हम लोग इवैक्यूएशन प्लान हम लोगों ने नाम दिया, जिसमें किसी भी आपदा में उस इवैक्यूएशन प्लान को हम लोग लागू कर सकते थे और इस पूरे प्लान की कई बार ड्रिल करके हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की। रेलवे स्टेशन साइड में श्रद्धालु के दर्शन, स्नान आदि के बाद
वापस अपने गंतव्य को जाने के लिए जब तक संबंधित प्लेटफॉर्म पर ट्रेन न आ जाए तब तक ठहरने हेतु 4 बड़े इंक्लोजर बनाए गए थे, जिसमें एक साथ 10 से 12,000 श्रद्धालुओं को ठहराया जा सकता था। इससे ज़्यादा भीड़ स्टेशन पर होने की संभावना के मद्देनजर सिविल प्रशासन समन्वय कर मेला क्षेत्र से स्टेशन की तरफ आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ही रोका गया जब तक स्टेशन पर इंक्लोजर्स ठहरे हुए श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक नहीं भेज देते। इसके लिए जो प्लान बना, उस प्लान में जो है जो सिविल एरिया में रोकने का जो प्लान था उसमें भी जॉनसनगंज और साथ में खुसरूबाग जो मैदान थे उसमें रोकने की जो व्यवस्था उसकी ड्रिल कई बार की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और जब मौनी अमावस्या के दिन पैसेंजर को अत्यधिक था और सारे इंक्लोजर्स भर गए थे, उस समय ये प्लान में अमल में ला करके जो पीक आवर से 7 घंटा उसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया गया। भीड़ को प्रयागराज स्टेशन से प्रति घंटा लगभग 75,000 श्रद्धालु स्नान को उनके गंतव्य को रवाना किया जाने की क्षमता है। इस प्रकार 24 घंटे में 1,80,000 श्रद्धालु स्नानार्थियों को आसानी से रवाना किया जा सकता है। यदि इससे ज़्यादा भीड़ होती है तो उसके लिए इमरजेंसी इंक्लोजर सिविल लाइन साइड में बनाया गया, जिसमें जॉनसनगंज के पास भीड़ को डाइवर्ट करने की व्यवस्था और साथ में खुसरूबाग साइड में भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अब इलाहाबाद स्टेशन पर हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की थी उसमें मेले में आने वाले श्रद्धालु स्नानार्थियों को ठहराने के लिए बनाए गए पड़ाव में जीआरपी, आरपीएफ, चेकिंग स्टाफ, टीटी आदि की आवश्यकताओं पर तैनाती थी, जिससे श्रद्धालुओं को बड़े इंक्लोजर से निकालकर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई ट्रेनों में बैठाए जाने, स्कॉट कर लाया जाना और साथ ही किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो इसके लिए ट्रेन में उनको सुगम ढंग से बैठाने के लिए स्टाफ भी तैनात किए गए। इन इंक्लोजर्स में भीड़ इकट्ठी हो जाने पर ट्रेन में आसानी से बैठाया, तभी मेले निर्धारित प्लेटफॉर्म पर लगाकर अनाउंसमेंट कराया जाए ताकि सभी इंक्लोजर्स से बाहर निकलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि एफओपी से उनकी गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाने वाला एफओपी यात्रियों से क्लियर है, विपरीत भीड़ कहीं से भी नहीं है। तो इन सारों को देख करके हम लोग ये पैसेंजर्स को मॉनिटर करते थे। मुख्य स्नान पर्व के दिन प्रयागराज स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ होने के मद्देनजर हर घंटे पर स्पेशल ट्रेन, हर घंटे पर लगभग प्रयागराज जैसे स्टेशन पर 4 ट्रेनें प्रति घंटे, हम लोगों ने 3 से 4 ट्रेनें प्रति घंटे और स्पेशल ट्रेन दिया ताकि इसका मैनेजमेंट आसानी से हो सके। टाइम टेबलिंग निर्धारण, विज्ञापन, मीडिया के द्वारा घोषणा और साथ में हमारा लाउड हेलर और मेगाफोन के द्वारा सभी पैसेंजर्स को सूचित करना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया। ये देखिए आपको उस समय जो कुंभ के दौरान किस लेवल की भीड़ होती है और किस प्रकार से इंक्लोजर्स में की व्यवस्था की जाती है, उसकी एक झलक आपको इस फोटो के माध्यम से देखने को मिल सकती है। अब यहाँ हम किस तरह से इंक्लोजर से सेफ पैसेंजर्स को ले जा करके ट्रेनों में बैठाते थे उसकी झलक इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए। अब आप यहाँ देखिए जो प्रयागराज स्टेशन का जो एक प्लेटफॉर्म व्यू आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें इसमें दिखाए गए कौन कौन से फुट ओवर ब्रिज जो है उस दौरान काम करेंगे, किस फुट ओवर ब्रिज से बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है मूवमेंट, वो केवल इमरजेंसी पर्पज में उसको इस्तेमाल बनाने का गया था, कैसे पूरे एरिया का एक प्लान बनाया गया था, किस तरफ से एंट्री, किस तरफ से एग्जिट, किस तरफ से स्टीम एफओबी से किस तरह का मूवमेंट होगा, स्काई वॉक से सारे फ्लाई ओवर्स को एक दूसरे से जोड़ा गया था ताकि अगर किसी आपदा के समय में किसी फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ अधिक हो तो उसको तुरंत दूसरे फुट ओवर ब्रिज पर डाइवर्ट किया जा सके। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए
आपको लगेगा कि किस तरह के प्लानिंग और किस तरह के कोऑर्डिनेशन की वहाँ आवश्यकता रहती है और किस तरह से हमें सतर्क रहना होता है, किस तरह से हमें जागरूक होकर के सबको सूचित करना होता है, ये महसूस कर सकते हैं। अब पहले ही होल्डिंग एरिया की बात हम लोगों ने कर दी है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है सिटीज़ एरिया में भी हमको होल्डिंग एरिया रखना होता है। अगर स्टेशन प्रीमाइस और हमारे जो होल्डिंग एरिया स्टेशन बने होते हैं वहाँ रस काफ़ी बढ़ जाने पर कैसे उनको हम बाहर में भी हम कुछ देर के लिए रोक सकें। पहले भी आपको हमने बताया, ये जिक्र हम लोग कर चुके हैं, जॉनसन चौराहा था खुसरो बाग इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसमें कि हम लोगों ने मॉर्निंग एंड मास्टर के क्राउड को इन 2 जगहों पर नियंत्रित किया ताकि हमारे बाड़े पर जो प्रेशर बन रहा था, इंक्लोजर पर जो प्रेशर बन रहा था, भीड़ के प्रति घंटे फ्लो अधिक होने और हम जितना निकाल रहे थे स्पेशल ट्रेन को 12 घंटे में, उससे ज़्यादा होने के चलते जो इंक्लोजर्स पर जो दबाव पड़ रहा था उसको आसानी से जॉनसन चौराहे और खुसरो बाग में हमने डाइवर्ट करके पैसेंजर्स को इसको पूरा किया। और जब भी क्राउड निकल गया तो धीरे धीरे इन इंक्लोजर्स से भी लोगों को निकाल करके हम लोगों ने बहुत ही सुरक्षित ढंग से ट्रेन में बैठा। ये जो पूरे आपको जो चित्र दिख रहा है, इसमें सभी महत्वपूर्ण स्टेशन जो कि इस कुंभ के दौरान जो है इस पर पैसेंजर्स को महसूस किया जाता है, वो सारे स्टेशन का ये है। हमारे जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है NCR के जो स्टेशन हैं उसमें इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के रूप में जाना जाता है, सुबेदारगंज, नैनी, इलाहाबाद, छिंदवाड़ा, ये 4 स्टेशन हैं। NER के जो स्टेशन इसमें भाग लेते हैं उसमें प्रयाग जंक्शन, प्रयाग घाट और फाफामऊ जंक्शन। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जो स्टेशन इसमें भाग लेते हैं उसमें इलाहाबाद सिटी, दारागंज और झूसी स्टेशन है। ये सारी व्यवस्थाएं, सारी खरीदारी हम लोगों ने पहले कर ली थी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट देना था, जो भी टेंडर के माध्यम से लेना था, वो सारी व्यवस्थाएं भी जो हमें बाहर से हायर करके लेना था, वो सारी व्यवस्थाएं कुंभ मेले के लगभग 15 दिन पहले हम लोगों ने पूरी कर ली थी। ये आप देख ही रहे हैं, इमरजेंसी लाइट, नालन रोड, सारे जितने भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, जितने भी चीज़ें हैं, ये सब रिक्वायरमेंट हम लोगों ने एक्स्ट्रा मंगा लिया था पहले से। और किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है आप देख ही सकते हैं। ये लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप आकलन कर सकते हैं किस लेवल तक की प्लानिंग की आवश्यकता थी सारे खरीदारियों में। प्रयागराज में CCTV कैमरा की जहाँ तक बात है तो इतने एडिशनल कैमरा 56 प्रयागराज में पहले से थे, 51 वहाँ और लगाए गए। नैनी, छिंदवाड़ा, विंध्याचल, मानिकपुर, सुबेदारगंज, फतेहपुर, मिर्जापुर, इन सारे जगहों पर एक्स्ट्रा 240 कैमरे मिलाकर टोटल लगाए गए, जो पहले मेरे पास केवल 56 थे। ये जो है आप देख रहे हैं, जो हमने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बात की गई थी, जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के साथ मेरा ये कंट्रोल इंटीग्रेटेड था, नॉर्दर्न रेलवे के साथ, NER के साथ भी ये इंटीग्रेटेड था, और जितने भी जिला प्रशासन हैं उनके लोगों के साथ ही इंटीग्रेटेड था। तो वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पिलग्रिम, इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टेप लिए थे। तो इसमें डिप्लॉयमेंट जो हम लोगों ने स्टाफ का किया था, ये आप देखिए स्टाफ डिप्लॉयमेंट का 6 कंपनी जो है RPSF की प्रयागराज में डिप्लॉयड थी, नैनी में 3 कंपनी डिप्लॉयड थी, छिंदवाड़ा में 2 कंपनी, विंध्याचल में 1, मानिकपुर में 1, सुबेदारगंज में 1, फतेहपुर में 1, टोटल 15 कंपनी जो है इन स्टेशनों पर अलग से डिप्लॉय की गई थी। ये जो कुछ एडिशनल RPSF के अलावा हम लोगों ने अपने इंटरनल रिसोर्सेज से निकाला था, जिसमें कि हमारे जो NCR के जितने महत्वपूर्ण डिवीजन्स हैं और इलाहाबाद डिवीजन, इन सभी ने अपने इंटरनल रिसोर्स से 840 अतिरिक्त RPF स्टाफ और 6 ASCs ये अलग से हम लोगों ने निकाला था, और इसका भी डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने साथ मिलकर किया था। RPF डिप्लॉयमेंट जो है टोटल अगर हम देखें तो RPF का डिप्लॉयमेंट 2013 में 1584 था, जो 2019 में 2736 हो गया। अब हम लोगों ने इसको जो डिप्लॉयमेंट था उसको इन महत्वपूर्ण बिटों में बांट करके उनका डिप्लॉयमेंट करना सुनिश्चित किया था। जैसे फुट ओवरब्रिज हो गए, गेट हो गए, सर्कुलेटिंग एरिया हो गए, CCTV रूम्स हो गए, इनको ध्यान में रखते हुए बुकिंग ऑफिस हो गए, रेलवे कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम,
इंक्वायरी, संगम बुकिंग, रेड स्क्वाड, QRT, VIP ड्यूटी, रेस्क्यू ड्यूटी, ये सारे पर जो है हम लोगों ने इसको लगाया था। इंक्लूजर्स में कितने होंगे, प्लेटफॉर्म पर कितने होंगे, यार्ड में कितने होंगे, मोर्चा पर कितने लोग लगेंगे, कैश स्क्वाटिंग में कितने लोग लगेंगे, लोको शेड में, SSP में, यमुना ब्रिज, वॉशिंग लाइन्स ब्रिज, इन सारे जगहों पर, हेल्पलाइन बूथ पर कितने लोग होंगे, क्लॉक रूम में कितने लोग होंगे, अदर ड्यूटीज़ में कितने लोग होंगे, लेडी क्वायर के जो लोग होंगे वो कैसे डिप्लॉय होंगे। तो टोटल शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ जो है ये 2 शिफ्ट में वहाँ ड्यूटी लगती थी और इन दोनों शिफ्ट ड्यूटीज़ में हम देखते हैं कि सारे महत्वपूर्ण बिट्स को ध्यान में रख के ये ड्यूटी लगाई जाती थी। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की भी बहुत ही भूमिका, क्योंकि ऐसे समय में कई उपद्रवी शरारती तत्व इसमें बिल न डालें और ऐसे कोई सामान छोड़ के न चले जाए जिससे कि नुकसान हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखा गया। और डॉग कैनाल का देखा है आपने किस तरह से डॉग कैनाल में भी हम लोगों ने इसमें समय रहते इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विस्तृत किया, नए डॉग्स इसमें शामिल किए गए और काफ़ी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है हमारे पास वो है इन जो स्टाफ बाहर से आए थे उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि अगर इनकी व्यवस्था ठीक नहीं होती तो ये ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। और चूँकि ये आयोजन काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इतने लंबे समय तक अगर आपको स्टाफ को से कार्य लेना है तो उसकी सुविधाओं पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो हम लोगों ने जो है इसमें उनके लिए बेड मैट्रेसेस, बेडशीट, ब्लैंकेट, बाल्टी, जग, चेयर, टेबल, टेंट विथ ऑल फैसिलिटीज़, ड्रेसिंग आइटम्स, सब की व्यवस्था वहाँ प्रॉपर ढंग से की। और चूँकि ये ऐसे समय में होता है जिस दौरान कुछ बारिश भी इस समय आती है और अगर ग्राउंड फ्लोर है तो वहाँ पर काफ़ी पानी वगैरह जमा हो जाने से स्टाफ का काफ़ी असहूलियत होती है। तो हम लोगों ने इस बार टेंट की जगह वहाँ पर एक ट्रैवलर टेंट हाउस वहाँ पर प्रोवाइड कराया जो काफ़ी अच्छा था। वो ज़मीन से वो 6 इंच ऊपर लकड़ी के तख्त लग जाते थे जिसके ऊपर एक कालीनुमा मोटी चादर बिछ जाती थी, जिसके आधार पर जो है नीचे से वो इलाका बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाता था, पूरे हॉल की तरह वो बैरक की तरह हो जाता था। और ऊपर में जो टीन शेड लगा होता था, टीन शेड के भीतर कवर करने के लिए उसमें कपड़े के मोटे कपड़े के लेयर डाल दिए जाते थे, जिससे वो काफ़ी गर्म भी रहता था, ठंडे में अच्छा महसूस होता था लोगों को। और इसके साथ साथ हमने जितने भी हमारे टेंट बने थे उनके साथ साथ किचन भी उसके साथ प्रोवाइड कराया और उनके लैट्रिन बाथरूम की जो व्यवस्था थी वो भी मानक के हिसाब से हम लोगों ने कराया। नतीजा ये हुआ कि स्टाफ जो थे वो काफ़ी बढ़िया अच्छे ढंग से वहाँ पर उन्होंने उनको सुविधा मिली और वो काफ़ी उत्साहित भी रहे। साथ ही हम लोग ने इस बात का भी ध्यान रखा कि कुंभ के दौरान क्या होता है, जब आप डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं स्टाफ को अगर जिस स्टेशन पर ड्यूटी करना है उससे कहीं और हट के आप उनका ये ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। क्योंकि उस समय स्टेट गवर्नमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कई जगह रोड ब्लॉकेट कर देते हैं, कई जगह भीड़ काफ़ी रहती है, जिससे वो स्टेशन पर ड्यूटी पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बार हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि जो स्टाफ हमारे जिस भी स्टेशन के लिए डिप्लॉयड होंगे उनके लिए जो हम ये जो ट्रैवलर टेंट हाउस बनाएंगे वो बिल्कुल उनके स्टेशन के नज़दीक ही बनाएंगे और सारी सुविधाएं वहीं प्रदान करेंगे, ताकि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का उसको कम किया जा सके और साथ में इनके जो कुछ असुविधा होती है रोड ब्लॉकेट के चलते वो भी असुविधा न रहे। अब आइए आपको एक झांकी दिखाता हूँ किस तरह का इंक्लोजर्स बनाया गया था। ये आप देखिए जो इंक्लोजर है 15 ऐसे इंक्लोजर्स जो है हम लोगों ने बनाए थे इलाहाबाद प्रयागराज में, उसी तरह से नैनी में, छिवकी में इसी तरह से बनाए गए थे इंक्लोजर्स। और इंक्लोजर्स में आप ये जो देख रहे हैं ये जो साइड में बीच में जो है इंक्लोजर है, उनके साइड में उनके किचन के लिए जो बनाया गया व्यवस्था है वो है, और उसके साथ साथ ये जो बाथरूम्स है उसका दोनों दिखाई दे रहा है किनारे साइड में। और ये जो देख रहे हैं आप इसमें एक रोड ओवर ब्रिज, ये रोड ओवर ब्रिज के नीचे साइड में वो इनके कैंपस से बाहर में इनका जो है लैट्रिन बाथरूम का वो पूरा यूनिट दिखाई दे रहा है और उनके लिए सैनिटेशन की जो व्यवस्था है वो भी प्रॉपर ढंग से कराई गई, जिसके चलते किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई असुविधा नहीं हुई। और हम लोगों ने इसमें जब इनकी जो स्टाफ जब आ रहे थे
इनको इनकी ट्रेनिंग देने के लिए भी एक अलग से सेंटर बनाया था हमने। उसमें जो है जो ये बैरकनुमा जो नीचे आप देख रहे हैं हॉल, एक हॉल हमने ट्रेनिंग के पर्पज से रख दिया था, जिसमें इनको ट्रेनिंग हम देते थे। और साथ में जब ट्रेनिंग देने के बाद मोटिवेट किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, और ट्रेनिंग देने के बाद इनको कुछ जिस स्टेशन पर इनका डिप्लॉय होता था उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया जाता था। और उस ओवरव्यू के बाद इन पूरे स्टाफ को ले जाकर के हम लोग प्लेटफॉर्म जिस भी स्टेशन पर जाना होता था इनकी ड्यूटी में, उस स्टेशन को घुमा करके सारे जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स हैं, सारे जो स्टेशन सिक्योरिटी प्लान के जो प्लानिंग किस तरह से लागू किया गया है उसके बारे में उनको समझाया जाता था, ताकि जब ड्यूटी में हो जाए तो उनको किसी भी तरह की कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं हो। इन लोगों को उसी दौरान हम कुंभ में स्नान कराने के लिए हम लोग भेज देते थे, ताकि अपने ड्यूटी के दौरान ये अपना ड्यूटी छोड़े नहीं। कुंभ का स्नान एक महत्वपूर्ण बिंदु एक स्टाफ के लिए भी रहता है, ताकि वो इससे निश्चिंत हो जाए। उसके अलावा इसमें हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि एक ऐसा हॉल और रखा था जिसमें अगर स्टाफ से संबंधित कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको भी वो उसमें ठहरा सके और किसी दूसरी व्यवस्थाओं के उलझन में न रहे, और वो उस तरह से अपने लोग का भी ध्यान रख सके और यात्रियों का भी ध्यान रख सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। तो कुल मिलाकर के हम जो इस दौरान देखा कि स्टाफ ने पूरे मनोयोग से काम किया, जैसे व्यवस्थाएं वहाँ रही, और इस कारण से कुंभ का आयोजन बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से बिना किसी क्षति के संपन्न हो पाया। ये आप उसी की झलक आपको यहाँ हमने दिखाया कि किस किस तरह का वहाँ पर अरेंजमेंट होता है। अब ये देखिए किस लेवल की मीटिंग होती है। वहाँ लगभग 6 महीना पहले से मीटिंग कुंभ के लिए स्टार्ट हो जाती है। उसमें हर लेवल के जिला प्रशासन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस प्रशासन से, और वहाँ के जो पूरे जो है ये कमिश्नरेट से, रेलवे प्रशासन का, आरपीएफ से, जीआरपी का, आरपीएफ से लोकल पुलिस का, सारे लेवल का वेरियस लेवल पर कोऑर्डिनेशन लेवल पर मीटिंग्स इसमें स्थापित कराई गई। तो संचार माध्यम को लेकर मीटिंग कराई गई। ये देखिए, ये जो हम लोग जब ब्रीफिंग करते थे तो स्टेशन पर डिप्लॉयमेंट के पहले भी जो ब्रीफिंग होती थी उसमें भी महत्वपूर्ण, और हर सेशन के खत्म होने पर, हर एक महत्वपूर्ण स्नान के खत्म होने के बाद क्या हम लोगों ने लेसन लिया, क्या आगे के लिए हम लोग ने सीखा, उसकी भी एक ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग होती थी। यहाँ पर आगे कैसे लागू होना है प्लान को, आगे उस पर ब्रीफिंग होती थी। और कुंभ जो है ये न केवल एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, बल्कि ये एक बहुसंख्यक वर्ग के आस्था का चरम बिंदु भी है। इसको देखते हुए इसके आयोजन में हम अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें बिना किसी उलझन के, ये पैसेंजर्स को हम सही गंतव्य तक पहुंचा सकें, इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई हमारे लिए हो नहीं सकता। देखिए, जब हम लोगों ने कुंभ का सफल आयोजन किया उसमें कैसे यात्रियों द्वारा हमें सराहा गया, ये कुछ फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे लोगों ने सहायता की, किस तरह से ये बूढ़ी अम्मा हमारे स्टाफ को आशीर्वाद दे रही है। आप देख सकते हैं कितना इसमें आयोजन में हम लोगों का ये गौरव बढ़ा, और हम लोग अपने चैलेंज को पूरा करने में सफल रहे।